हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो मैं आपके साथ लेबर कोड करवाने जा रहा हूं, दैट इज कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इससे पहले दो लेबर कोड्स मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड और कोड ऑन वेजेस, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा लेबर लॉस की प्लेलिस्ट का। इसके अलावा लेबर लॉस के जो पुराने वाले कानून है, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ग्रेचुटी आपका हो गया, बोनस का कानून हो गया, सारे आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे सेक्शन बाय सेक्शन। और ये तीसरा लेबर कोड है जो मैं करवाने जा रहा हूं। इसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बचेगा और उसके बाद इंडिया में पढ़ाए जाने वाले चारों लेबर कोड्स मेरे चैनल पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन मिल जाएंगे। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे कंटेंट को सपोर्ट करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है, मैं पहले ही आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा कानून है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड या कोड ऑन वेजेस के कंपैरिजन में हम देखें तो ये 3 गुना लंबा कानून है और इसको कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें 9 हमने बड़े कानूनों को मर्ज किया है और उसको एक कोड की शक्ल दी है, जिसमें से आपका प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, अनऑर्गेनाइज वर्कर वाला हो गया, सीनियर वर्कर्स वाला हो गया, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वाला हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला हो गया। तो 9 कानूनों को हमने मर्ज किया, जिसमें से 5 कानून पुराने वाले जो हैं वो मेरे चैनल पे आपको सेक्शन बाय सेक्शन मिल जाएंगे। तो आप उनकी वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस मिल जाएगा। तो देखिए, पहले हम इस कानून का प्रियम्बल डिस्कस करते हैं। ये वाला जो कानून है, ये कानून सारे जो लॉज हैं जो सोशल सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं उनको कंसोलिडेट करता है और यहां पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों ही सेक्टर ऑफ वर्कर्स के लिए बेनिफिट की बात करी जा रही है। हालांकि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए भी एक कानून था, बहुत छोटा सा कानून था और वो प्रैक्टिकली उतना यूटिलिटी में आता भी नहीं था। ऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो कंपैरेटिवली उसकी जो प्रोपोर्शन है वो कम है, अनऑर्गेनाइज्ड ज्यादा है, तो उनके इंटरेस्ट, उनकी रिकॉग्निशन भी उतनी ही जरूरी थी। तो इस कानून के अगर आप प्रियम्बल को देखेंगे, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के प्रियम्बल को, तो आपको यह चीज दिखेगी कि यहां पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों के लिए ही कानूनों को लाने की बात करी जा रही है सोशल सिक्योरिटी के मसले पे। चाहे वो प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेडिकल बेनिफिट जो आपका ईएसआई में मिलता है उसके रिगार्डिंग हो, चाहे वो ग्रेचुटी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कल को कोई वर्कर इंज्योर हो जाता है, डिसेबल हो जाता है परमानेंट या टेम्पोररी, तो उसके रिगार्डिंग जो कंपेंसेशन का अमाउंट है उसके रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले वर्कर्स के रिगार्डिंग हो या अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। तो इन सारों के डिफरेंट जॉनर के वर्कर्स के ऊपर डील करता है ये कानून। तो सेक्शन 1 इसका देखते हैं। सेक्शन 1 कहता है कि ये वाला जो कानून है होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट नोटिफाई कर देगी जब इसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे और ऑफिशियल गजट में आएंगे। हो सकता है कि कुछ एरिया पहले नोटिफाई हो, कुछ एरिया बाद में, और ऐसा भी हो सकता है कि सारा एरिया एक ही साथ नोटिफाई हो जाए, मतलब एप्लीकेबल हो जाए। तो अब बात करते हैं कि इस वाले कानून के अंदर ध्यान रखना, अलग अलग कानून है, प्रोविडेंट फंड है, ईएसआई है, तो उनकी वो जो एरिया है ना, उनकी एप्लीकेबिलिटी कितने वर्कर्स पे होगी। जैसे प्रोविडेंट फंड कौन से एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा, या ईएसआई वाला जो एरिया, मैं कानून बार बार बोल रहा हूं, तो सारा एक ही कोड के अंदर मर्ज हो गया है। तो ईएसआई वाला जो एरिया आगे मैं पढ़ाऊंगा वो कितने पे लगेगा, कितने वर्कर्स होने पे लगेगा। जैसे प्रोविडेंट फंड 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स होने पे लगेगा, या फिर ईएसआई वाला कानून 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होने पे लगेगा, या फिर आपका ग्रेचुटी वाला जो एरिया है वो 10 या 10 से ज्यादा वर्कर्स होने पे एप्लीकेबल होगा। तो इसी कानून के लास्ट में फर्स्ट शेड्यूल दिया है जिसमें लिस्ट बनी हुई है। मैं वो लिस्ट आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। उसमें एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें लिखा है कि जैसे प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड वाला जो एरिया है जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर मेंशन है, तो वो वाला जो प्रोविडेंट फंड का एरिया, वो उसकी एप्लीकेबिलिटी 20 या 20 से ज्यादा वर्कर्स के ऊपर होगी। अगर मतलब किसी एस्टैब्लिशमेंट पे 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम करे तब वो चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी होगी। सिमिलरली चैप्टर 4 जो है उसकी एप्लीकेबिलिटी 10 या 10 से ज्यादा वर्कर जब काम कर रहे हैं तब होगी। तो इस तरीके से सेक्शन 1 बात करता है कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमें वो लिस्ट देखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें कंस्ट्रक्ट करना है। उसके अलावा अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे चैप्टर 3 एप्लीकेबल करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज अगर एग्री हो गए हैं और वो एप्लीकेशन देते हैं सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को। चैप्टर 3 किसके बारे में, इस कोड के अंदर चैप्टर 3 बात करता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग, ईपीएफ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस मिलेंगे वो आपको इस कानून में चैप्टर 3 में मिलेंगे। तो अगर चैप्टर 3 की एप्लीकेबिलिटी अपने एस्टैब्लिशमेंट पे वर्कर्स कराना चाहते हैं, एम्प्लॉयज कराना चाहते हैं, तो वो एक मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज जब एक एप्लीकेशन लिखेंगे सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को, और अकॉर्डिंगली वो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जो चैप्टर 3 के प्रोविजंस है वो उस एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई भी करा सकता है। और अगर एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट करे
सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से, तो वो उसको विड्रॉ भी कराया जा सकता है एस्टैब्लिशमेंट पे चैप्टर 3 के एप्लीकेबिलिटी की। चैप्टर 3 किसके बारे में? प्रोविडेंट फंड वाले एरिया के बारे में। नाउ कमिंग अपॉन कि अगर मान लीजिए चैप्टर 4 की एप्लीकेबिलिटी की बात आती है, अब चैप्टर 4 इस कोड में किसके रिगार्डिंग है? तो चैप्टर 4 इसके अंदर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग। ईएसआई एक्ट की पुरानी वीडियो भी मैंने बना रखी है, अब तो ईएसआई वाला मर्ज हो गया इस कोड के अंदर। पुराना वीडियो सेक्शन बाय सेक्शन आपको चैनल पे मिल जाएगा मेरे। तो चैप्टर 4 जो ईएसआई के रिगार्डिंग बात करता है, अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट पे हमें चैप्टर 4 अप्लाई करवाना है तो वहां के मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज अगर एप्लीकेशन देंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन को, ध्यान रखना किसको? डायरेक्टर जनरल, डीजी को। प्रोविडेंट फंड वाले केस में सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को दिया था, यहां पे डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेशन को अगर डीजी को देंगे, और डीजी के बारे में ईएसआई एक्ट में भी पहले मेंशन था, मैंने आपको कराया हुआ है, तो उस केस में वो अप्लाई कराया जा सकता है एस्टैब्लिशमेंट पे चैप्टर 4 के प्रोविजन। चैप्टर 3 के रिगार्डिंग क्या था? प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को एप्लीकेशन। चैप्टर 4 किसके रिगार्डिंग है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें डीजी को एप्लीकेशन। ये चीज ध्यान रखना। अब सवाल आता है, सेक्शन 1 ही करा रहा हूं अभी मैं, कि मान लीजिए अगर एक बार आपके एस्टैब्लिशमेंट पे वो प्रोविजंस लग गए, एप्लीकेबल हो गए, और जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स की जो रिक्वायरमेंट है किसी एस्टैब्लिशमेंट पे कि उससे कम होगा, तो वो वाला जो चैप्टर है प्रोविडेंट फंड का एरिया, ग्रेचुइटी का एरिया आपके एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई नहीं होगा। वो पहले था, मान लीजिए 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप पे ग्रेचुइटी का कानून लग गया, और उसके बाद वर्कर कम हो गए लगते ही, तो क्या कानून भी आपके एस्टैब्लिशमेंट से हट जाएगा? नहीं। लॉ कहता है वंस एप्लीकेबल, एप्लीकेबल फॉर ऑल। इनफैक्ट मैंने जब पुराने वाले लेबर लॉज आपको पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि एक बार अगर एप्लीकेबल हो जाता है कानून, अब जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर अगर उस जगह पे काम कर रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उस कानून के एप्लीकेबल होने के लिए, तो उसके बाद अगर वर्कर नंबर ऑफ वर्कर्स कम भी हो जाते हैं, मान लीजिए प्रोविडेंट फंड में 20 चाहिए, तो 20 अगर हो गए, उसके बाद 18 भी हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, वो कानून एप्लीकेबल रहेगा, उसके प्रोविजन एप्लीकेबल रहेंगे। तो अब प्रोविडेंट फंड वाला तो कोड के अंदर मर्ज हो गया है, तो चैप्टर 3 जो है प्रोविडेंट फंड का वो एप्लीकेबल रहेगा अगर नंबर ऑफ वर्कर रिड्यूस भी हो जाते हैं। सिमिलरली ईएसआई की बात करूं जो चैप्टर 4 के अंदर मेंशन है, तो अगर नंबर ऑफ वर्कर गिर भी जाते हैं, तो अगर एक बार ईएसआई के प्रोविजन मतलब चैप्टर 4 के प्रोविजन अप्लाई हो चुके हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ वर्कर गिरने के बावजूद भी वो प्रोविजंस अप्लाई रहेंगे, वो कानून एस्टैब्लिशमेंट पे लगा रहेगा, वो एरिया एस्टैब्लिशमेंट पे अप्लाई रहेगा। अब मैं 2 डेफिनेशन आज आपको कराऊंगा। सेक्शन 1 का मेजरली यही एरिया है। देखिए सेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज 1 है और 2, पहला एजेंट की डेफिनेशन मैं करा देता हूं। एजेंट के बारे में, एजेंट क्या होता है कि जो अपने ऑनर के बिहाफ पे काम कर रहा है। पहली बात, मैनेजमेंट का काम देख रहा है, सुपरविजन का काम देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है अपने ऑनर के बिहाफ पे, कि ऑनर के थ्रू अथॉरिटी निकली है, उसको ऑनर से उसको अथॉरिटी आई है, एंड ही इज वर्किंग अपॉन द ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड द एजेंट। और वो किस किस्म के काम में इन्वॉल्व है? तो वो मैनेजमेंट के काम में इन्वॉल्व है, वो सुपरविजन के काम में इन्वॉल्व है, वो उस एस्टैब्लिशमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के काम में इन्वॉल्व है, तो वो एजेंट की डेफिनेशन में आएगा। एजेंट सबसे पहली डेफिनेशन है सेक्शन 2 के अंदर। तो दूसरी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है आपकी एग्रीगेटर की। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पिछले जितने भी लेबर लॉज के कानून हमने पढ़े हैं उसमें एग्रीगेटर का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, और एग्रीगेटर से रिगार्डिंग किसी स्पेसिफिक प्रोविजन का या स्पेसिफिक बात का कहीं पे जिक्र नहीं है। मगर यहां पे सोशल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी वाले में आप जब 7th शेड्यूल देखेंगे, आई एम रिपीटिंग अगेन, जब आप 7th शेड्यूल देखेंगे तो वहां पे आपको एग्रीगेटर सर्विसेज क्या क्या होती हैं वो आपको समझ में आएगी। पहले तो मैं आपको एग्रीगेटर क्या होता है उसको डेफिनेशन वाइज बता देता हूं। सेकंड डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 2। एग्रीगेटर कह रहा है कि ये ऑनलाइन इंटरमीडियरी है या फिर एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे बायर और सेलर को लाया जाता है। एक ऐसा ऑनलाइन मार्केट प्लेस, एक ऐसी ऑनलाइन जगह जहां पे बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लीजिए, अमेजॉन का एग्जांपल ले लीजिए, ग्रोफर्स का एग्जांपल ले लीजिए, आप हेल्थियंस का एग्जांपल ले लीजिए, और जो दवाइयों की और भी नेटमेट्स वगैरह वेबसाइट आती हैं। बायर और सेलर को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। इंडिया मार्ट का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये सारे एग्जांपल के अंदर ये एक ऑनलाइन इंटरमीडिएरी है। इंडिया मार्ट खुद कुछ नहीं बेच रही, वो एक सेलर को ला रही है उस प्लेटफॉर्म पे, और बायर खुद उस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। इन दोनों की डिमांड एंड सप्लाई मीट हो रही है, ये बीच में इनका जो भी कमीशन बनता होगा वो लेते होंगे। तो इस तरीके की जो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है वो आपकी कहलाती है एग्रीगेटर सर्विसेज।
ओला का एग्जांपल ले लीजिए, उबर कैब सर्विसेज का एग्जांपल ले लीजिए, रैपिडो का एग्जांपल ले लीजिए। तो ये सारी आपकी एग्रीगेटर सर्विसेज है। और पुराने जितने भी कानून आपने देखे होंगे लेबर लॉज में, कहीं भी एग्रीगेटर का जिक्र नहीं है, क्योंकि एग्रीगेटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इनफैक्ट 2010 के बाद आया है। और हमारे जितने भी बड़े लेबर लॉज हैं वो सारे बड़े लेबर लॉज पहले के 2010 से पहले के बने हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उस बात को इमेजिन करना मुश्किल था। लेकिन आज एग्रीगेटर सर्विसेज एक बहुत बड़ा रूप ले चुका है और उसका जो मार्केट वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए उसको उस सर्विसेज को एज अ इंपॉर्टेंट बिजनेस रिकॉग्नाइज करना, वहां पे उसको स्पेस देना लेबर लॉज में, ये एक बड़ी बात है और एक अच्छा अमेंडमेंट किया गया है। तो 7th शेड्यूल जो है ना इस कानून के अंदर लास्ट में लगा हुआ, वो आपको यही चीज बताता है लास्ट में कि कौन कौन सी सर्विसेज आपकी एग्रीगेटर है। जैसे कि आपका हेल्थ का हो गया, जैसे आपके कैब की राइड सर्विसेज हो गई, जैसे आपका ई मार्केट प्लेस हो गया जो ऑनलाइन वाला है, जैसे आपकी हेल्थ की सर्विसेज हो गई, ऑनलाइन टूरिज्म का मार्केट प्लेस हो गया, जैसे मेक माई ट्रिप वगैरह का वेबसाइट है। तो ये सारी जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ये सारी एग्रीगेटर सर्विसेज हैं, एक तरीके की इंटरमीडियरी हैं, जहां पे आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस दिया जा रहा है, प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, बायर को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, सेलर को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और बिजनेस जनरेट हो रहा है। और इनकी अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो इनकी वैल्यूएशंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। मैं अगर ओयो की बात करूं, या फिर मैं मेक माई ट्रिप की बात करूं, या फिर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, अमेजॉन की बात करूं, इनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में वैल्यूएशन है। तो इनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी था एज अ सेपरेट कैटेगरी ऑफ अ बिजनेस। तो वो चीज इस वाले कानून के अंदर करी गई है। तो आज मैंने सबसे पहले आपको प्रियम्बल बताया, फिर सेक्शन 1 बताया, उसके बाद सेक्शन 2 के 2 डेफिनेशंस बताई। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्टार्ट मैंने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी करा दिया है और हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। डेफिनेशंस इसमें बहुत ज़्यादा हैं, इसमें 80 के आसपास डेफिनेशंस है, जिसको कराने में थोड़ा टाइम लगेगा। 80 तो नहीं कराऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट वाली मुझे सारी करानी पड़ेगी, बिकॉज डेफिनेशन मैटर्स द मोस्ट। और उसके बाद हम फर्दर चैप्टर 2 चैप्टर 3 से हम चलेंगे, फर्दर प्रोसीड करेंगे। और कानून को कराने में टाइम लगेगा, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस बनाना, सेक्शन बाय सेक्शन एक एक एरिया कराऊंगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी। थैंक यू वेरी मच।